कैसे देती है। ब्यूरो रिपोर्ट, हिंदी खबर। और चलिए मेहमानों से आपको रूबरू करा देते हैं। रमाकांत मिश्रा, प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी, हमारे साथ हैं। रमाकांत जी, बहुत स्वागत है आपका। प्रोफेसर भुवन भास्कर जोशी, प्रवक्ता समाजवादी पार्टी, हमारे साथ हैं। जोशी जी, आपका बहुत स्वागत है। अक्षांश पंडित हैं, नेता भारतीय किसान यूनियन। पंडित जी, बहुत स्वागत है आपका। वरिष्ठ पत्रकार निरंजन पोद्दार जी हमारे साथ इस चर्चा में मौजूद है विशिष्ट टिप्पणी के लिए। निरंजन जी, आपका भी बहुत स्वागत है। चर्चा की शुरुआत जोशी जी आपसे करूंगा। आप लोग कह रहे हो कि ये किसानों का अहित करने वाला बजट है। दूसरा एक और सवाल उठा रहे हो आप लोग, यानी समाजवादी पार्टी, सीधे तौर पर कि यह आगामी चुनावों को देखकर लाया गया बजट है। अगर आगामी चुनावों को देखकर लाया गया है फिर तो बल्ले बल्ले होनी चाहिए साल भर के लिए। फिर तो किसान भी मालामाल रहेगा और आम आदमी भी मालामाल रहेगा। जोशी जी, सुनील जी, ये तो आप जानते होंगे कि जो चुनावी जो बजट होता है वो चुनाव जीतने के लिए बनाया जाता है। कोई भी पॉलिटिकल पार्टी चुनाव हारने के लिए बजट नहीं बनाएगी। हम लोग समाजवादी लोग कभी किसी इस देश की जनता को और प्रदेश की जनता को कभी भी हम लोग उनको ध्यान भटकाने की कोशिश नहीं करते। हम जिम्मेदारी से कहना चाहते हैं ये चुनावी बजट है और इसमें कोई जन कल्याण की योजना नहीं है। ये सिर्फ इम्पोर्ट को बढ़ाकर पूंजीपति मित्रों को पहचाने की जो भारतीय जनता पार्टी का जो चलन है उसी पर बढ़ता हुआ है। जोशी जी, एक बात और जोड़ूंगा, फिर आप अपनी बात रखिएगा। लोग कहते हैं कि गरीब की थाली में खाना आ गया मानो कहीं चुनाव आ गया। अगर ऐसा है तो फिर तो साल भर तो कम से कम सब लोगों को घी के दिए जलाने चाहिए। आप लोग चुनावी बजट बता रहे हो इसे। तो सुनील जी, मैंने कल एक चैनल में कहा था, वही बात आपके चैनल में कहूंगा। ये जो बजट है मुझे ऐसा लगता है कि भारत पूरा पाषाण काल में चला गया है। और मैं तो राजनीति शास्त्र का विद्यार्थी हूँ, पढ़ाई लिखने वाला व्यक्ति हूँ। मैं आपको बताना चाहता हूँ पूरा पाषाण काल में मैंने क्यों कहा। जब देश आजाद हुआ था तो हमने कहा था कि हमारे नौजवानों को नौकरी मिलनी चाहिए। आज बड़ा दुख का विषय है कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी 14 में रोजगार के मुद्दे पर आए, 19 में रोजगार के मुद्दे पर, और आज वो कहने लग गए कि अब भत्ता दिया जाएगा। आज 24 का चुनाव आ गया, 10 साल बाद सरकार की यही स्थिति आ गई। वो नौकरियों की घोषणा के बदले में युवाओं को कहते भत्ते की बात करें और कहते हैं आत्मनिर्भर भारत की बात करते हैं, और उसके बाद चुनाव तक उन्हें भोजन देने की बात करते हैं, कच्चा अनाज जिसे आप कहते हैं, कच्चा अनाज देने की बात करते हैं। सरकार देश को, प्रदेश को किस दिशा और दशा में ले जाना चाहती है मेरे समझ में तो ये। लेकिन मध्यम वर्ग से लेकर किसान तो खुशी मना रहा है जोशी जी, फिर कौन लोग हैं? आप बताइए। आप सुनिए, इतने वरिष्ठ पत्रकार इस देश के हैं, आप ये बताइए कि एमएसपी पे कोई बात है, नई किसान मंडियों पे कोई बात है? आप तो लगातार वेस्टर्न यूपी में रहते, सारी बातों को समझते हैं। यहाँ पर क्या क्या समस्या है आप सुनील जी मुझे बता दीजिए। एमएसपी पे कोई बात हो तो, या बता दीजिए कोई किसान मंडी की बात हो तो। आप तो बहुत बुद्धिमान व्यक्ति है, आप बताइए मुझे कौन सी बात कही है। ये किसानों को, जवानों को, नौजवानों को केवल इन्होंने दिशाहीन करने का, और उन महिलाओं के बारे में ध्यान नहीं दिया। बस एक लास्ट बात मैं कहूंगा आपसे, महिलाओं 20 लाख करोड़ का व्यवस्था कर दी गई किसानों के लिए कि अगर आपको जरूरत है तो आप ऋण ले सकते हैं और अपनी आमदनी को बढ़ा सकते हैं। देखिए, मैं आपसे कहना चाहता हूं, कोई भी ऋण, आप भी ऋण लेते हैं, आप भी ऋण लेते हैं, कोई भी जनता, कोई भी विद्यार्थी, कोई भी युवा ऋण लेता है। ऋण कभी भी तरक्की की निशानी नहीं हो सकता। आत्मनिर्भर भारत का स्लोगन आप क्यों देते हैं? ये अमृत काल में विष बांटने का काम भारतीय जनता पार्टी क्यों कर रही है? कह रहे अमृत काल चल रहा है, युवा परेशान, नौजवान परेशान, जवान परेशान। और उस मातृशक्ति के बारे में मैं देख रहा हूँ बहुत सारी डिबेट में, मैं कल से सुनील जी हूँ, कोई बात नहीं कर रहा हूँ आम महिलाओं का के बारे में, जिनकी महंगाई की मार है, क्योंकि रसोई की अगर कोई व्यवस्था, फिर तो भारतीय जनता पार्टी को इसका खामियाजा भुगतना पड़ सकता है 23-24 में, है ना? निश्चित तौर पे पड़ेगा। ठीक है जोशी जी, अब मैं रमाकांत जी से टिप्पणी ले लूं। रमाकांत जी, थोड़ा सा स्पष्ट करिए। जोशी जी कह रहे हैं कि ये लोक लुभावन है, चुनाव के मद्देनजर ये बजट है। दूसरा एक और बात कह रहे हैं, बोले आप लोगों ने कुछ किया कहां? अमृत काल में विष घोल रहे हो आप लोग। देखिए सुनील जी, यहाँ पर भुवन जी का मेरा सम्मान है, उनके साथ बिल्कुल मित्रता है और सम्मान है, और उनकी बातों को आगे बढ़ाते हुए मैं एक चीज जरूर यहाँ पर कहना चाहूंगा, क्योंकि जिस तरह से उन्होंने कहा है कि महिलाओं की कहीं पे भी बात नहीं हुई है, कहीं पे भी किसानों की बात नहीं हुई है, कहीं भी रोजगार के लिए, युवाओं के लिए बात नहीं हुई है, अब ये कह रहे हैं पूरा पतान युग में चले गए। मुझे लगता है ये बजट ऐसा बजट है जो कि आपको डोमेस्टिक इकोनॉमी को भी ध्यान में रखते हुए किया गया है, ग्लोबल इकोनॉमी को भी ध्यान में रखते हुए। बार बार ये कह रहे हैं चुनावी बजट है। मुझे तो अच्छा लग रहा है जो चुनावी बजट है और लोगों को फायदा मिल रहा है,
एक निश्चित तौर पर इस चीज को देखना चाहिए। हाँ, अगर हमने कहीं पे भी कमी की होगी तो जनता हमें 2024 में भी आशीर्वाद देगी, तो निश्चित तौर पर हम देखेंगे, हमें जनता चुन करके नहीं भेजेगी। और खास करके एक चीज और कहूंगा कि इस साल 2023 के अंदर में 9 विधानसभा चुनाव हैं। हमें लगता है जो कि कहीं ना कहीं बजट जो कह रहे हैं, जो कि नहीं बजट को चुनावी बजट कहा गया है, इसका मतलब 9 स्टेट में हमारी सरकार बनेगी। ये सब सारी बातें केवल कहने के लिए है। आप देखेंगे केवल इसमें किसानों की बात हुई है, महिला सम्मान की बात हुई है, महिलाओं को जिस तरह से बचत पत्र के रूप में जिस तरह से जारी करने की बात की गई है, उसकी बात की गई है। अगर 45 लाख युवाओं को अगर भत्ता मिलने की बात अगर हमने किया है तो कौन सा खराब किया है? इससे पहले रोजगार भी हमने दिए हैं, और निश्चित तौर पर जो भत्ता के जो एलिजिबल है उनको भत्ता भी दिया जाएगा। और जहां तक किसान की बात है तो निश्चित तौर पर जैसे ऋण ठीक है 15 से हमने 20 किया है, ऋण लेने का क्या आप ये सारे चीज कहते हैं कि क्या हर एक चीज? अच्छा, राजनीतिक लोगों की अपनी अपनी बयानबाजी है, अपने अपने तर्क हैं, लेकिन मैं अक्षांश पंडित से समझना चाहूंगा, वो भारतीय किसान यूनियन के नेता है। पंडित जी, इस बजट से किसानों को क्या मिला? जो जोशी जी कह रहे हैं वो मिला, या जो मिश्रा जी कह रहे हैं वो मिला? देखिए, मैं कल भी बजट पेश होने के पूर्व से लेकर के कल पूरे दिन मैंने और बजट पेश हो जाने के बाद मैं लगातार इस विषय को बड़े गंभीरता से कह रहा था कि बजट इसलिए विशेष नहीं हो जाता है कि यह बजट था। बजट तो हर साल हर बार कहीं ना पेश ही होता है, लेकिन इस बार का बजट क्यों खास हो जाता है, पहले इस पे चर्चा करने की आवश्यकता थी। बजट खास इसलिए हो जाता था कि सरकार के द्वारा, चूंकि यह वर्ष 2022 का वर्ष था जिसमें सरकार के द्वारा बहुत ढेर सारी घोषणाएं, जैसे किसानों की आय को दोगुना कर देना, और किसान इस बजट को बहुत ही आशापूर्ण नजरों से देख रहा था। उसका कारण यह नहीं था कि ये बजट आ रहा था, इसलिए आ रहा था कि किसान इस चीज से अपेक्षा यह कर रहा था कि इस बार किसानों के लिए बहुत ढेर सारी विकास की, किसान परिवार के व्यक्तियों के समृद्धता के लिए सरकार के द्वारा बहुत ऐसे विशेष कदम उठाए जाएंगे जो अपने आप के लिए इतिहास बनने का काम होंगे। जैसे तो कदम गिनाइए थोड़ा सा। मैं थोड़ा सा वही बताना चाह रहा था कि ये कह देना बिल्कुल गलत होगा कि नहीं इस बार सरकार ने किसानों के लिए नहीं सोचा। नहीं, सरकार ने इस बार किसानों के लिए सोचा है, लेकिन जिस आशापूर्ण नजरे, मतलब जितना, जैसे कहा जाता है ना कि आपको 6 रोटी की भूख थी, हम तो भूखे बैठे थे तो हमको 2 रोटी खिला दी गई, लेकिन अभी हमको जब 6 रोटी मिल जाती तो हमारा पूरा पेट भर जाता। तो हमको अभी पूर्णतः, जैसे मैं आपको बताना चाहूंगा क्या क्या चीजें की उम्मीद थी और क्या क्या चीजें नहीं मिली। डॉक्टर भी ये कहते हैं 6 रोटी की भूख है भैया, 4 ही खाओ, ज्यादा 6 खा लोगे तो गड़बड़ हो जाएगा, डाइजेस्ट नहीं हो पा रहा ना आजकल, आप समझ ही रहे हैं। मतलब आप चाह रहे हैं हम लोग भूखे ही बने रहे। अनाज जो सब जिंक, पोटास, यूरिया, न जाने क्या क्या, डीएपी और ऐसी चीजें खाद आ गए हैं सब। जी। जैसे भी चर्चा चल रही थी कल भी, और ऑर्गेनिक खेती के बारे में सभी लोग प्रकाश डाल रहे हैं लगातार, तो मैंने कहा था कि ऑर्गेनिक खेती को मुंह से कह देने से कल ऑर्गेनिक खेती नहीं हो पाएगी। इसके लिए हम लोगों को, अपने किसान भाइयों को अवेयर करने के लिए, जिस तरह सरकार के द्वारा युवाओं को अवेयर करने के लिए, यानी ये माना जाए कि जो जोशी जी कह रहे हैं कि जहर घोलने का काम किया है, वो बात हो सकता है समाजवादी पार्टी की हो, लेकिन किसानों की बात नहीं। पंडित जी, नहीं, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि ये तो, मैं कोई पॉलिटिकल व्यक्ति नहीं हूँ कि किसानों को पूछ रहा हूँ, मैं पॉलिटिकल पूछ रहा हूँ आपसे। मैं वही आपसे कहना चाह रहा हूँ, और बिल्कुल स्पष्ट नजर से कहना चाहता हूँ, जिम्मेदारी के साथ कहना चाहता हूँ कि किसानों के हित के लिए सरकार ने कदम तो उठाए हैं, लेकिन अगर इस कदम को बहुत बेहतरीन से उठाने के लिए किसान परिवार बहुत ही आशापूर्ण नजरों से देख रहा था। जो बात मैंने आपसे कही थी, आज सबसे बड़ा जो विषय हम लोग जो बजट में देख रहे थे, हमको लग रहा था कि जो आज की डेट में भारत के किसानों की जो सबसे बड़ी समस्या है, वो 4 बिंदु में आपको मैं 4 पॉइंट्स में बता देना चाहता हूँ। सबसे पहले दिख रहा था कि शायद एमएसपी की गारंटी पे इस बजट पे कोई बात होगी, और आप देखिए पूरे देश की हर राज्यों की एक सबसे बड़ी समस्या आप देखिए कि खाद, किसान जब जाता है खाद लेने के लिए
तो खास समस्या है, लाइन में लगना पड़ता है एक एक बोरी के लिए, ठीक है। लाइन नहीं लगना पड़ रहा है, लाठी मारी जा रही है, मुकदमे लिख रहे हैं लोग, खास तक के लिए लोगों को जेल तक भेज दिया। ठीक, निरंजन पोद्दार जी, आपका नजरिया क्या कहता है? इस बजट में कमोबेश ये माना गया कि सभी का ध्यान रखा गया, गरीब से लेकर मध्यम वर्ग से लेकर और हाई लेवल कमेटी तक सबका, और फिर आता है किसान अन्नदाता, महिलाओं का भी जिक्र जोशी जी ने किया, उसके लिए भी कुछ ना कुछ पिटारा खोला, लेकिन आपका नजरिया क्या कहता है? क्या अमृत काल में जहर घोलने वाली बात जो जोशी जी कर रहे हैं वो कहीं तक सटीक बैठती है? देखिए सुनील जी, ऐसा है, निश्चित रूप से मैं एक बात कहूंगा कि ये दिल मांगे मोर, ये हमारी एक मानसिकता होती है, इसमें कहीं कोई किंतु परंतु नहीं है। लेकिन इस बार जो बजट पेश किया है सरकार ने, उसके अंदर ये चीज दिखाई देती है कि ये बदलते हुए भारत का, या यूं कहें कि बढ़ते हुए भारत का बजट है, इसमें भी कोई संदेह नहीं है। लेकिन सुनील जी, इसके अंदर कहानी क्या आती है कि जब पॉलिसियां बनती है, जब ये नीतियां बनती है, जब बजट बनना शुरू होता है, उस समय जो संबंधित जो प्रभावित पक्ष है उनकी भागीदारी होना बहुत अति आवश्यक है। मैं सरकार की नीयत पे 1% भी सवाल नहीं उठा रहा हूं, लेकिन जो नीतियां जब बनती है सुनील जी, तो वहां तक जो संबंधित जो भागीदार पक्ष है, चाहे किसान, देखिए सुनील जी एक बात और मैं कहता हूं कि जब पूरे विश्व की ये कोरोना के बाद में और रशियन और यूक्रेन युद्ध के बाद में पूरे विश्व की अर्थव्यवस्था डावाडोल, कई देशों की अर्थव्यवस्था ध्वस्त होने के कगार पे, उस समय भारत की अर्थव्यवस्था चट्टान की तरह खड़ी हुई थी। तो इसका कारण आप क्या मानते हैं? इसका कारण है असंगठित क्षेत्र। असंगठित क्षेत्र के अंदर छोटे, मझोले और माइक्रो लेवल के व्यापारी और उद्यमी भी आते हैं, असंगठित क्षेत्र के अंदर किसान और कृषक वर्ग भी आता है। तो सरकार को ये चीज समझनी चाहिए कि जो कॉर्पोरेट है वो देश को बढ़ाने के लिए अति आवश्यक है, लेकिन देश को थामने के लिए ये असंगठित क्षेत्र है। और इसके अंदर सरकार ने क्या है, 2-3 चीजों की मेरे हिसाब से कमी रही है। एक तो क्या है कि जब भी पॉलिसी बनती है तो ये जो असंगठित क्षेत्र का जो व्यापारी वर्ग है, जो 80% से ज्यादा रोजगार उत्पन्न करता है, आर्थिक नीति, आर्थिक मामलों में बहुत अपना योगदान देता है, इसकी पहुंच नॉर्थ ब्लॉक तक नहीं है। तो एक तो व्यापारी आयोग इनको बनाना चाहिए निश्चित रूप से, जिससे क्या है कि जो निचले से निचले माइक्रो लेवल का जो व्यापारी उद्यमी है उसकी भी आवाज सरकार तक पहुंच पाए और वो भी नीतियों में शामिल हो पाए, पहली बात। और एक इनको जो फाइनेंशियल जो डिस्प्यूट्स जो है, जो व्यापारिक जो डिस्प्यूट्स है, उनके लिए इनको फास्ट ट्रैक और अलग से कोर्ट बनानी चाहिए, जिससे क्या है कि एक लोगों के अंदर आत्मविश्वास है। लेकिन जिस तरीके से कल बजट पेश किया सुनील जी, मैं निश्चित रूप से ये बात कह सकता हूं दावे के साथ कि जो बजट केवल शेयर मार्केट और शहरों तक सीमित होता था, इस बार का बजट गांव तक पहुंचा है, इस बार का बजट गांव गोहांड और गलियों तक पहुंचा है। तो निश्चित रूप से मैं वित्त मंत्री जी को साधुवाद देता हूं इस चीज के लिए। लेकिन जैसे मैंने आपको शुरुआत में कहा था कि थोड़ा है, थोड़े की जरूरत है। ठीक, जोशी जी। देखिए, मैं बताना चाहता हूँ आपको, भाई साहब का मैंने सुना, बहुत ध्यान से सुना। नए बजट में पुरानी जो पेंशन स्कीम है उसकी बहाली को लेकर कोई प्रावधान नहीं है। कर्मचारियों में मैं आपको कहना चाहता हूँ, कर्मचारियों का शोषण जारी है। सरकार ने पिछले कुछ सालों में पेट्रोल डीजल के दाम तो बढ़ा दिए, लेकिन किसान सम्मान निधि में 1 भी रुपया नहीं बढ़ा। युवाओं को मुक्ति की बजट में रोजगार मानेंगे, लेकिन अब हत्या की बात हो रही है। और सफाई के लिए एक बहुत बड़ी बात मैं आपको बताना चाहता हूँ सुनील जी, कि सफाई के लिए मशीनों का उपयोग होगा। सरकार बताए कि सफाई कर्मियों के लिए रोजगार के सरकार कैसे दिशा देगी, ये नहीं बताया। मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में सरकार ने कोई घोषणा नहीं की। स्किल डेवलपमेंट कैसे हुआ जब उत्पादन भी नहीं बढ़ेगा? रोजगार कहां से देंगे? स्मार्ट सिटी का कोई जिक्र नहीं है। उत्तर प्रदेश में नए एक्सप्रेस वे के कोई बजट नहीं दिया, नए पावर प्लांट लगाने के लिए कोई घोषणा नहीं हुई। ये बहुत सारी मूलभूत बातें जो हम उठा रहे हैं। महिलाओं का बजट पत्र का इन्होंने सरकार ने जो कहा है, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, वो निम्न मध्यम वर्गीय महिलाएं और उससे गरीब तबके की जो महिलाएं हैं, क्या वो बजट पत्र लेने की स्थिति में है, जैसे देश की अर्थव्यवस्था और हर परिवार की जो व्यवस्था चल रही है उसके हिसाब से? निश्चित तौर पे मेरे को लगता है ये जो बजट है ये टोटल छलावा है। और इसके अलावा मैं देख पा रहा हूँ कि जो प्रतिव्यक्ति आय इतनी बेहतरीन, तो किसानों में आत्महत्या क्यों बढ़ रही है, इस पर सवाल सरकार से है हमारा। सरकार ने जो 50 नए एयरपोर्ट बनाने की घोषणा की, लेकिन पिछली घोषणा वाले अब तक चालू क्यों ना हो पाए?
उसी जगह चित्रकूट फुलाबाग के यहाँ पर आज भी चालू नहीं है। ठीक। ये सरकार अच्छा, बाकी चीजें छोड़िए, बजट पर कल से जब से बजट आया तब से हम लोग हर एक बिंदु पर चर्चा कर रहे हैं। पंडित जी भी कल बैठे थे चर्चा में। आज मसला किसानों से जुड़ा हुआ है कि किसानों के लिए कुछ नहीं हुआ, उसमें चिंता सब लोग जाहिर कर रहे हैं। किसान नेता हैं राकेश टिकैत, उन्होंने भी कहा कि किसानों को कंगाल कर दिया है, कुछ नहीं है उनके लिए। मैं कुछ चीजें समझना चाहता हूं जोशी जी। हालांकि खेती किसानी की थोड़ी सी आप लोगों से ही सीखा समझा मैंने, बाकी तो मेरा वास्ता नहीं है हालांकि आप लोगों की दिव्य दृष्टि में। मुझे एक चीज समझाओ कि किसान की फसल का किसी भी गांव चले जाओ, किसी गांव ढाड़ी में आज कहां कौन सा रेट कम से कम मिल रहा है। और हालांकि ये बात जरूर है कि जो लेबी हैं, जो सरकारी समिति हैं जो खरीद रही हैं एमएसपी पर, उसके अलावा जो अन्य मंडी भी हैं वहां पर भी कौन सा रेट कम मिल रहा है किसान को। ऐसी तो हाय तौबा आई नहीं किसी मंडी से। बस सुनील जी, बहुत अच्छा प्रश्न आपने करा। उसका जवाब मैं इसलिए दे पाऊंगा क्योंकि मैं वेस्टर्न यूपी में रहता हूँ, लगातार किसानों से जुड़ा रहता हूँ, चाहे किसान आंदोलन हो चाहे किसानों का कोई भी मामला, मैं जुड़ा रहता हूँ उनसे। तो इसलिए मुझे भाव है, क्योंकि मैं तो लॉ प्रोफेसर हूँ, इसलिए मैं आपको बता पाता हूँ क्योंकि मैं उनसे जुड़ा रहता हूँ। आप लगातार किसान जो बात कर रहे थे, आंदोलन जिसके चक्कर में हुआ था, एमएसपी, उस पर कोई बात नहीं है। आप स्पष्ट आप मानेंगे, पूरा बजट आपने पढ़ लिया अच्छे से। दूसरा, मैं आप सरकारी खरीद क्रय केंद्र पर गेहूं का रेट क्या है, गेहूं खरीदी का। सुनील जी, मैं उसी विषय पे आ रहा हूँ। आपको बस धान का क्या है जोशी जी, इतना बता दो बस। मैं एक मिनट में आपको बात समझ जाता हूँ। जो गन्ना किसान है, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, गन्ना किसान है, उसके लिए सरकार ने कहा था कि हम आपका जो मूल्य निर्धारित करेंगे। अभी तक सरकार का फेलियर है। अब आ जाइए, दूसरा उन्होंने कहा था कि 15 दिन में पेमेंट करेंगे, 15 दिन में पेमेंट नहीं हो पा रहा, 15 दिन में कहा था कि पेमेंट नहीं करेंगे तो ब्याज। छोटी छोटी टिप्पणी लूंगा चूंकि लंबा खिंच जाएगा मामला। रमाकांत मिश्रा जी। देखिए सुनील जी, मैं एक चीज जरूर कहना चाहूंगा कि यहाँ पर अभी जोशी जी कह रहे थे, मैं कह रहा हूँ मोटे अनाज का जब हब बनाने की अगर हम बात करते हैं, ग्लोबल हब की बात करते हैं, तो निश्चित तौर पर कृषि प्रभावित हो रहा है, इसमें कहीं कोई दो मत नहीं। बागवानी योजना है, इसमें जहां तक 2200 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। इसी तरह से आप देखेंगे, चाहे मत्स्य पालन हो या कृषि क्षेत्र में स्टार्टअप की बात, निश्चित तौर पर आप देखेंगे जो एग्रीकल्चर सेक्टर में, मुझे लगता है कम से कम 40% ऐसे बिंदु हैं जिसके ऊपर में हम लोग बात कर सकते हैं, जो खास करके एग्रीकल्चर के ऊपर में ध्यान दिया गया। उन तबकों को भी ध्यान दिया गया है, चाहे आप देखेंगे तकनीक के रूप से जोड़ने की बात हो, चाहे एकलव्य योजना की बात, उन सुदूर जो गांव क्षेत्र है वहां से भी पोद्दार जी अभी कह रहे थे, निश्चित तौर पर उनको भी जोड़ने का प्रयास किया गया है। अब यहाँ पर एमएसपी की बात हो रही है, एमएसपी पर पहले भी खरीद हो रही थी, अभी भी खरीद हो रही है। अब यहाँ पर जोशी जी सीमित हो गए केवल गन्ना किसान के लिए। अरे गन्ना किसान के लिए आपके समय में किस तरह का भुगतान होता था ये सबको पता है, और आज के डेट में किस तरह से भुगतान हो रहा है वो भी पता है। ये सब सारी चीजें जो है ना, बहस की जरूर चीज हो सकती है बिल्कुल विपक्षियों के लिए। ठीक, एक छोटी सी टिप्पणी। अच्छा पंडित जी, एमएसपी और वो सो किसान गन्ना वाला नहीं समझ पाता, बोले क्या मिलेगा क्या नहीं, समय पे पेमेंट मिल जाए यही हमारे लिए बहुत है। अरे मैंने एक शब्द कहा था आंदोलन से लेके, कल भी मैंने आपको कहा था अगर याद हो, कि हमको मोदी जी ने बहुत अच्छी एक स्कीम लागू की है, डिजिटल कैंपेनिंग में हम किसान भाइयों को भी जोड़ दें। 1 क्लिक में वो सभी के खाते में पैसा भेज देते हैं। तो हमने कहा था कि हमारा गन्ने का भुगतान 1 क्लिक में आ जाए जी। सरकार अगर हमको अपने डिजिटल कैंपेनिंग में जोड़ ले तो हम लोग भी इसी तरह जैसे पूरा देश की योजनाओं को धरातल में ले जाने के लिए आदरणीय देश के यशस्वी प्रधानमंत्री। सबसे बड़ी समस्या तो यही किसान के सामने, गन्ना किसान ने रेट वेट तो छोड़ो, हमेशा एक चीज को लेकर आंदोलन किया गन्ना किसान ने कि भैया हमारा, उन्होंने कहा कि पेमेंट हमारा आ जाए, बिटिया का ब्याह आ गया सर पर, चीनी मिल पैसा नहीं दे रहा है और घर में बहुत सारी दिक्कतें चल रही हैं। जिस रेट में तुम्हें देना उस रेट में दे दो, रेट तुम तय करो, रेट। ये एक बड़ा सवाल था। और जो पेमेंट सरकारें आई हो गई, गन्ना किसान का पेमेंट लगता रहा, वो बाद में चीजें हुई कैसे हुई अब हो रहा है वो अलग विषय है, लेकिन पेमेंट का सबसे बड़ा मसला था। निरंजन पोद्दार जी भी था, आज भी निरंजन पोद्दार जी समय से चल रहा। अब गन्ना किसान के अलावा आलू किसान, बाजरे का किसान, गेहूं का किसान, अरहर का, दलहन का, तिलहन का, ये सारे किसान जितने भी हैं, जो भी किसान फसल बोता है, मुझे एक चीज बता दो, कौन सी ऐसी फसल है जिसका वाजिब रेट नहीं मिल रहा। अरे वो सब छोड़ो, धान की पराली तक खरीदी जा रही है, पराली तक। भूसे का रेट 1200 क्विंटल से लेकर 1500 क्विंटल तक बिक गया है। जा रही है भाई साहब, ये स्थिति है। पराली तक को लोग अब चारे में इस्तेमाल करने लगे हैं।
अब किसान कहता है कि गोबर भी भैया, अब तो हमारे गोबर से भी दाम बन रहे हैं। देखिए सुनील जी, ऐसा है निरंजन जी, जी आवाज निरंजन जी आपकी नहीं आ पा रही, कुछ तकनीकी कमी, कुछ शायद गड़बड़ कुछ हुआ। हालांकि समय नहीं, लेकिन कहने का तात्पर्य यही है कि किसान इस बात को मान रहा है कि मान लीजिए अगर मैंने 1200 रुपए का अगर डीएपी खरीदा, लेकिन मैंने 2200-2300 रुपए का 1 क्विंटल गेहूं भी बेचा, मैंने 1400 रुपए क्विंटल का भूसा भी बेचा, मैंने आलू का बोरा 700 रुपए से लेकर 1000 रुपए, अगर अच्छी फसल मेरी उपज होती है और अच्छी बंपर पैदावार होती है तो उस हिसाब से भी गया। किसान इस बात को कह रहा है, मान रहा है। धान का रेट उसने कहा कि सोचा नहीं था भैया इतना अच्छा रेट मिल जाएगा धान का। और लेवी और वह सरकारी क्रय केंद्र छोड़ो जोशी जी, जाकर देख लीजिएगा, बाकी मंडियों में भी यही स्थिति है। और किसान चौड़ा होकर आज इस बात को बोल रहा है, मेरी फसल है, मेरी मैं अपने हिसाब से दूंगा। अब वो दौर खत्म हो गया। उस चीज पर भी थोड़ा सा आप लोग नजर डालिए, उस चीज को भी थोड़ा सा देखिए कि किसान ने कहां कहां तक कैसे कैसे चीजों को उन्नत किया, और यह सब कुछ हुआ स्टार्टअप की वजह से। आप लोग जब अवेयर लाएंगे, लोगों को जागरूक करेंगे, किसान को जागरूक करेंगे, तो जाहिर सी बात है बदलाव आएगा। अगर हम ये कह दें कि अमृत काल में जहर घोल दिया है ये सब है, तो उसका परिणाम 23 और 24 में मिल जाएगा जोशी जी। और अगर लोक लुभावन है और सबके लिए है इसमें, तो फिर तो कोई दिक्कत है ही नहीं। फिर तो आप लोग तैयारी करिए, फिर 24-23 में फिर लोग ये वोट बटोरी लेंगे। तो ये चीजें बिल्कुल अलग है, अलग है। एक बात पर कायम रहिए, या तो यह जहर घोलने वाला बजट है या फिर लोक लुभावन है। धन्यवाद चर्चा में जुड़ने के लिए। जोशी जी आप जुड़े, रमाकांत जी आप जुड़े, अक्षन जी आप जुड़े, निरंजन जी आप जुड़े, बहुत धन्यवाद। खास कार्यक्रम में इतना ही, नमस्कार। बढ़ते पोल्यूशन और बदलते मौसम के साथ सर्दी, खांसी, जुकाम एक आम बात है। ऐसे में लीजिए मुल्तानी कुका कफ सिरप, ताकि बदलते मौसम के साथ आप न बदले। खुल रहे ने संभावनावां दे नवे द्वार। पंजाब 'ਚ